हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में। मैं आपके साथ प्रदीप सर। अभी हम लोग क्लास 12 का पी ब्लॉक तत्व पढ़ने वाले हैं और पी ब्लॉक तत्व में एक अच्छा टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन, जो एग्ज़ाम में इसका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से भी यह वीवीआई है और आपको समझना भी पड़ेगा। देखिए क्या है, हेडिंग हम लोग समझते हैं फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल। ध्यान दो, क्या है, फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल। क्या याद रखोगे, फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल यानी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। यानी अब फॉस्फोरस के बारे में जानेंगे तो पहला है हाइपोफॉस्फोरस। ध्यान दो, नाम में ध्यान देना है, हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस। नाम दिया क्या, हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस। उसी तरह देखो ध्यान से, तीन को ये हुआ, तीन को इधर, हाइपोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक। यानी पहले हाइपोफॉस्फोरस, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक बोल दो, हाइपोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरिक, और तीसरा लास्ट वाला मेटाफॉस्फोरिक। यानी तीन ये। इसका फॉर्मूला देखो, हाइपोफॉस्फोरस जिसमें ऑक्सीजन की संख्या बहुत कम होती है उसको हम लोग हाइपोफॉस्फोरस बोलते हैं। कैसे, H3PO2, इसमें ऑक्सीजन 2 है। ऑर्थो में H3PO4, पायरोफॉस्फोरस H4P2O5, हाइपोफॉस्फोरिक H4P2O6, यानी इससे अधिक है ना, ऑक्सीजन देखना लो अधिक है। ऑर्थोफॉस्फोरिक H3PO4, इसका नाम फॉस्फोरिक अम्ल भी है और इसको फॉस्फोरस अम्ल भी बोलते हैं, H3PO3 को, और H3PO4 को फॉस्फोरिक अम्ल भी बोलते हैं। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H4P2O7, और मेटाफॉस्फोरिक का HPO3 का होल एन। यहाँ पर मैंने नाम देखा और यहाँ पर इसका क्या देखा, सूत्र। तो याद आया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे पढ़े थे ना, उसी तरह हम लोग फॉस्फोरस के ऑक्साइड, यानी फॉस्फोरस अनेक ऑक्साइड्स का निर्माण करता है, तो जिसका मैंने सूत्र भी आपको बताया। अब आई ऑक्सीकरण अवस्था। जब आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे, हम बोले थे ऑक्सीकरण अवस्था कैसे मिलाओगे, तो X मान के, अभी मैं बताऊंगा। तो चलो, ऑक्सीकरण अवस्था इसमें फॉस्फोरस का निकाला जाएगा, तो फॉस्फोरस का, सब में फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था देखा जाएगा। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था मैंने इसमें H3PO2 में +1, H3PO3 में +3, H4P2O5 में +3। ऐसे देखो, अब यहाँ है बनाने की विधि, यानी इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी विचरण। तो जब P4 यानी श्वेत फॉस्फोरस को क्षार से अभिक्रिया करेंगे तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल बनेगा। अगर P2O3 + H2O करेंगे तो आपको H3PO3 का निर्माण होगा। अब हमको बनाना है H4P2O5, इसको मैं क्या करूंगा, PCl3 + फॉस्फोरस अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दूंगा, यह बन जाएगा। अगर लाल फास्फोरस को क्षार से अभिक्रिया करोगे तो बनेगा H4P2O6। यही श्वेत फास्फोरस को क्षार से अभिक्रिया करोगे तो बनेगा H3PO2, याद रखना। यही अगर P4O10 फॉस्फोरस का जो ऑक्साइड P4O10 है, जब इसको जल के साथ अभिक्रिया करोगे ये H3PO4 बना लेगा। और जब फॉस्फोरिक अम्ल ये होता है H3PO4, जब इसको गर्म करोगे तो उसके बगल वाला बन जाएगा। इसी से आपको ये भी बन जाएगा, यानी इसको गर्म करना पड़ेगा। और अब देखो लास्ट रिएक्शन, ये जो H3PO3 का होल एन, यानी ये बहुत अधिक संख्या में एक सीरीज में जुड़ा हुआ रहेगा। जब इसको बनाना है तो बनाने के लिए इसको बंद नली लीजिए, क्लोज वेसल लीजिए, उसमें फॉस्फोरस अम्ल को Br2 से अभिक्रिया कराइए। फॉस्फोरस अम्ल है आपका H3PO3, इसको Br2 के साथ अभिक्रिया कर दो, ये बन जाएगा। अब बारी बारी से देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। तो पहले हम लेते हैं H3PO2। हम बोले थे, याद है कि हम बोले थे जिसका अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा मेरे शेरों, उसको क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। क्या मान लेंगे शेरों, X मान लेंगे। तो बताओ, 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का चार्ज +1, प्लस लिखेंगे X, प्लस ऑक्सीजन का गो है 2 गो, ऑक्सीजन का चार्ज -2, बराबर लिखेंगे। यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0। क्या लिखेंगे शेरों, 0। तो देखो, इट इम्प्लाइड एट +3 × 1 + 3 + X
प्लस गुना माइनस माइनस, 2 दूना 4 बराबर 0। अब 4 में से 3 गया -x, x देखो भैया x माइनस 1 बराबर 0। अब इधर -1 है, उधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर हो जाएगा +1, यानी x का मान हो गया +1। x का मान क्या हो गया +1। तो बताओ यहाँ पर +1 निकला, तो देखो इस पर भी आपका क्या निकला +1 निकला। समझ रहे हो सर? अब दूसरा देखो, जैसे मान लो हमको निकालना है H3PO3 का, x मान लेना H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या चाहिए। तो मान लो x 3 गो हाइड्रोजन है, 3 × हाइड्रोजन का चार्ज +1 प्लस x प्लस 3 गो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का चार्ज -2 बराबर लिखूंगा 0। अब चलो सर, +3 प्लस x प्लस गुना माइनस माइनस, 2 तिया 6 बराबर 0। 6 में से 3 गया कितना 3, x - 3 बराबर 0, x बराबर क्या +3 हो गया, निकल गया। समझ रहे हो सर? इसी तरह आप x मान के निकाल लोगे। अब इसका हम ये सारे जितने भी हम फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में बताए, इनका अब मैं आपको संरचना और इसमें इसका संरचना के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको बताने वाला हूँ। अब हम लोग फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल जो है इसका स्ट्रक्चर जानने वाले हैं। तो देखो H3PO3 फास्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 1 1 2 है और हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3 है। ठीक है, उसी तरह H3PO3 यहाँ देखो भैया, ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन के साथ इंक्लूड हो गया, यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3, फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 1 2 3, एक यहाँ 4, यानी इसमें एक फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस का जो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इधर खर्च होगा, 2 जो एक जोड़ा बच गया वो ऑक्सीजन को देके उसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। सब में देखिएगा P डबल बॉन्ड वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, इसका फॉस्फोरस अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, है ना। हम आपको याद है एक दिन बोले थे OH की संख्या जितनी होगी क्षारकता उतनी होगी, OH की संख्या जितनी होगी क्षारकता उतनी होगी। तो यहाँ OH कितना है 1, क्षारकता 1, बेसिसिटी OH 2, क्षारकता 2, यानी ये मोनो बेसिक एसिड है, ये डाई बेसिक एसिड है, यानी जिसकी बेसिसिटी 1 होता है उसको मोनो बेसिक एसिड कहा जाता है। अब इसमें OH कितना है 3, क्षारकता 3, इसमें OH 1 2 3 4 है, क्षारकता 4। समझ रहे हैं? OH की संख्या को गिनना है, क्षारकता को आप कैलकुलेट करना है। अब आइए आबंध की बात करें, यानी इसको आप देख रहे हैं, इस फोटो को आप देख रहे हैं, तो यह जो फोटो है ध्यान दो, इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है P डबल बॉन्ड O जो है इसकी संख्या 1 है, यानी आबंध की संख्या की बात कर रहा हूं मैं। P डबल बॉन्ड O जो है इसकी संख्या कितनी है 1, PH बॉन्ड कितना है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो PH बराबर 2, और POH बॉन्ड कितना है तो 1 है। देख लीजिए इस फोटो में ये। अब इस फोटो की बात करें, P डबल बॉन्ड O कितना 1, PH बॉन्ड कितना 2, सॉरी 1, POH कितना 2। समझ रहे हैं? फोटो देख देख के हम लिख रहे हैं सिर्फ। इस H3PO4 में P डबल बॉन्ड O कितना 1, P डबल बॉन्ड O की संख्या है 1, POH की कितना 3, अब PH है ये नहीं है तो 0। समझ रहे हैं? इसमें पायरोफॉस्फोरिक अम्ल में P डबल बॉन्ड O यहाँ भी है यहाँ भी है, तो P डबल बॉन्ड O हो गया 2, POP बॉन्ड कितना 1, अब POH 4, लेकिन pH नहीं है यहाँ, तो pH बराबर हम लोग लिखेंगे, pH बराबर लिखेंगे 0, pH है ये नहीं है। उसी तरह इसमें देखो H3PO का हॉलैंड की जगह पे 3 लिया तो HPO3 हो गया, HPO3। समझ रहे हैं? इसका नाम है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। इसमें P डबल बॉन्ड एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ 3 गो है, POP 1, POP 2, POP 3, pH कितना pH 0, POH हो गया 3। तो मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन आंसर NCERT का जो भी टॉपिक पढ़े हैं उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। देखिए NCERT प्रॉब्लम सारा क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है, और यह हम दोनों को यानी आपको और हमको मिल के बनाना, इन दोनों आदमी मिल के बनाएं, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है पहला,
नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, क्यों? अगर आपको रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दे दें और कहे नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड बनाता है क्यों, तो क्यों नहीं बनाता है, तो आप कहेगा देखिए इसकी अधिकतम संयोजकता नाइट्रोजन की कितनी होती है? 3 होती है। क्योंकि क्यों कि नाइट्रोजन का अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए तो 1s2 2s2 2p3 और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होता है, और दूसरी बात कि 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो यह 3 इलेक्ट्रॉन को ज्ञान करेगा, यानी इसकी संयोजकता 3 होगी। और इसके पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं है कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन स्किप करे एक्साइटेड स्टेट में जाए तो इसका नॉर्मल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों सेम होता है, जिसके कारण यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। यानी यह नाइट्रोजन NCl3 बनाएगा, NCl3 बनाएगा, लेकिन NCl5 की बात करें यही है पेंटाहेलाइड, यह नहीं बनाएगा। अगला क्वेश्चन है pH3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षा कम होता है, यानी pH3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षा मतलब NH3 की तुलना में कम होता है। किसका? pH3 का। अब बोलो भैया हाइड्रोजन बंधन कौन बनाता है? FON। तो बताओ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन रहता है तो हाइड्रोजन बंधन बनाता है, तो जो हाइड्रोजन बंधन बनाएगा उसका क्वथनांक अधिक होगा, जो नहीं बनाएगा उसका कम होगा, इसी को लिखना है। NH3 की भांति pH3 अणु द्रव अवस्था में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, यही कारण है कि pH3 का क्वथनांक कम होता है। आप इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन की अभिक्रिया को लिखें। सोडियम एजाइड है तो हम बोले थे कि N3 होता है, एजाइड का क्या होता है? N3 होता है। और जब इसको गर्म करेंगे सोडियम यानी NaN3 को गर्म करेंगे तो यह नाइट्रोजन देगा। तो याद करो डाई नाइट्रोजन में यह अभिक्रिया बताए थे। ठीक है मेरे शेरों। अब देखिए कहता है अगला क्वेश्चन N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होता है, क्यों? हम बताए थे N2 यानी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो इसको तोड़ने के लिए क्या ना क्या चाहिए? अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए यह कम क्रियाशील होता है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे, अच्छे से बना लेंगे। अब कहता है नाइट्रोजन असामान्य व्यवहार करता है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है ना, इसका आकार छोटा, d ऑर्बिटल नहीं होता है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है। तो यही सब कारण हम आपको बताए थे जहां डाई नाइट्रोजन पढ़ाए थे नहीं। अब कहता है NH3 लुईस क्षारक की तरह व्यवहार करता है। हम बताए थे लुईस साहब ने बोला था कि जिस कंपाउंड के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन यानी एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वह क्षार है। किसने बोला था? लुईस ने बोला है। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ आपको लिखना है कि लुईस ने कहा था या लुईस के अनुसार जिसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह लुईस क्षार होता है। नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास खर्चा हो गया, बचा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण यह लुईस क्षार है। इसी को लिखना अपने लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में। अब कहता है क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं? तो भैया हम लोग पढ़ चुके हैं PCl5 गर्म होगा तो छोटा सा इसको गर्म करेंगे तो PCl3 + Cl2 बनेगा। यानी इसी तरह का क्वेश्चन को आप रिवीजन करते रहे, सारे एनसीईआरटी प्रॉब्लम को रिवीजन करते रहे। इससे बाहर एग्जाम में कोई भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आशा करते हैं कि सब लोग को यहाँ तक समझ में आया। फिर हम लोग इसके आगे हम लोग क्लास करेंगे। वर्ग 16 के तत्व यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, यानी हम लोग वर्ग 15 पूरा अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब आएंगे वर्ग 16 में, फिर आएंगे वर्ग 17 में, फिर आएंगे वर्ग 18 में, तब आपका पी ब्लॉक खत्म होगा। तो क्या मेरे शेरों पी ब्लॉक पूरा डिटेल से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलिए।